अब हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो आखिर भारत में आंदोलन पर कैसा प्रभाव पड़ा उसको आपको समझाना है। तो चलिए लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1918 ईस्वी तक यानी 4 वर्षों तक लड़ा गया था। तो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी तथा इटली के बीच युद्ध हो रहा था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट था, 2 गुट में बटा हुआ था। तो एक तरफ रूबी फ्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूस से रूस, बी से ब्रिटेन, फ्रा से फ्रांस। तो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो दूसरा का तरफ था आज हंगरी इटली जाएगा। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली के बीच से युद्ध हो रहा था। इस युद्ध के होने से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। देखिए जब विश्व युद्ध होता है तो चाहे देखिए कोई भी युद्ध होता है तो उसमें घाटा तो एकदम निश्चित है, ठीक है। तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। ब्रिटेन भारत जैसे उपनिवेश को हर हाल में बचाना चाहता था। जैसे जानता था, भली भांति जानता था कि भारत बहुत तगड़ा उपनिवेश है। इसलिए अब उपनिवेश किसे कहते हैं? जब कौनो देश किसी देश को गुलाम बनाता है तो गुलाम देश को उपनिवेश कहा जा सकता है। देखिए ब्रिटिश सरकार ने यह भी विश्वास दिलाया कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार कहा कि देखिए आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारतीयों पर कर यानी टैक्स का बोझ और अधिक बढ़ा दिया गया, जिससे भारतीयों की शानों का भ्रम टूट गया। जैसे हुआ क्या कि कहा ना कि हम आपको आज़ाद कर देंगे और साथ ही साथ जब थोड़ा दिन हुआ ना तो और टैक्स का बोझ इन लोगों पर लाद दिया गया। तो अब इन लोगों को लगा कि बाहर हमने मदद कर रहे हैं, ये तो खाली झूठे के बात था। तो भ्रम टूट गया। तो तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे एनी बेसेंट और तिलक आयरलैंड से प्रेरित हो गए, क्योंकि आयरलैंड में भी ऐसा हुआ था घटना। तो प्रेरित हुए और सोचे कि नहीं अब हम लोग कुछ करते हैं। तो होम रूल लीग की आंदोलन की स्थापना मतलब शुरुआत कर दी। इसका प्रभाव इतना पड़ा कि लाला हरदयाल जो कि विदेश में अभी रह रहे थे, वहाँ पे मिल करके 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना कर दिया। और कांग्रेस के दोनों दल, 2 दल था जरा एक ना कहते थे गरम दल और एक नरम दल। तो कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल एवं नरम दल, एक हो गए, दोनों मिल गए। क्योंकि अब जान गए कि देखिए अगर नहीं मिलिएगा तो एक फायदा ब्रिटिश सरकार उठाएगा, ठीक है। तो दोनों एक हो गए तथा इसके साथ ही कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ तो दोनों एक हो गए। और इस तरह से युद्ध के दौरान ही चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद जैसे 3 सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ जो सफल भी रहा था। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं दूसरा का। तो बोल रहा कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। कि जब असहयोग आंदोलन हुआ तो आखिर क्यों हुआ और जब हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। तो चलते हैं देख लेते हैं। बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा था। जनवरी 1921 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जनवरी 1921 ईस्वी में किया गया, जो प्रथम जन आंदोलन था। इसके मुख्य रूप से 3 कारण थे। ऐसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 कारण को हम समझ लेते हैं तो काम हो जाएगा। पहला कारण था खिलाफत आंदोलन का मुद्दा। खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा था, जिसमें बताया गया था मतलब तुर्की के खलीफा
को विशेष अधिकार को छीन लिया गया था, तो उसी हिसाब से मुसलमानों ने यहाँ पे आंदोलन कर दिया था। दूसरा का था कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उसका भी न्याय, उसका भी कुछो भी मतलब सरकार कुछ कह नहीं रही थी, बड़ा दिक्कत हो रहा था। और तीसरा का था कि स्वराज की प्राप्ति, माने एकदम स्वतंत्र हो जाना है तो स्वतंत्र हो जाना है। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, मतलब बड़े बड़े, जैसे देखिए बैरिस्टर का मतलब क्या होता है, जब वकालत में जो जज लोग होते हैं, वकील लोग होते हैं, तो वहाँ पे मतलब अच्छा खासा इन लोग को नौकरी लगा हुआ था, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था, तो उन लोग का के नौकरी को त्याग दिए। समझ जाइए, आज हम लोग सोचते हैं कि क्या उन लोग किए हैं, कोई कोई कहता कि क्या किए हैं। देखिए ऐसा बात नहीं था कि सब लोग खराब ही थे, कुछ लोग अच्छा भी थे। सरकार ने इस आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहा कि यह जो आंदोलन है एकदम गैर कानूनी है, ठीक है, इसलिए 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने सरकार को, अब जब गांधी जब हुआ क्या, 30,000 लोगों को जब जेल में बंद करा गया ना, तो गांधी जी अब खिसिया गए, गांधी जी गुस्सा हो गए, थोड़ा सा दिखा दिए, सोचने लगे कि अब बिना कुछ कर ले काम होगा नहीं। तो गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी कि एकदम बढ़िया से, एकदम आदर पूर्वक वो आपका बात भी नहीं मानेंगे, धमकी दे दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी एक जगह था, जो कहाँ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिस कर्मियों को जान से मार दिया गया, जिससे गांधी जी को लगा कि अभी लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए अच्छे से तैयार नहीं हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। जैसे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी तो गांधी जी दिए, लेकिन देखे कि होती घड़ी क्या हुआ था ना, कि जुलूस निकल रहा था, वही भीड़ में लोग अटैक कर दिए पुलिसकर्मी थाना पर अटैक करके मार दिए 22 को के। तो सोचे कि वाह रे वाह, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि से हाथ भी जोड़ेंगे बढ़िया से बात, लेकिन मानेंगे नहीं, बढ़िया से सब कुछ करने की बात आपको नहीं मानेंगे, वो भी बढ़िया से बात नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से था। तो अभी गांधी जी को लगा कि नहीं, अभी लोग तैयार नहीं है, अभी तो मारा पीटी पर तैयार है, इसलिए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर बात करा जाए तीसरा के, तो देखिए बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। क्या आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर हुआ तो कौन कारण से हुआ, आखिर कैसे कैसे हुआ, अब इसको एकदम पूरा बढ़िया से बताना है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन किया, तो गांधी जी अकेले नहीं किया, लेकिन मेन जो थे, मेने का तो नाम होता है, तो गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में हुआ था, जो दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने तो साथ दिया ही, इसके साथ ही साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस आंदोलन का निम्नलिखित, यह आंदोलन जो हुआ था इसका निम्नलिखित कारण इस प्रकार से है। ठीक है, यह आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन को हम दूसरा जन आंदोलन कहें, क्योंकि दूसरा आंदोलन जो ऐसा था जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। अब देखते हैं कारण बोल रहा है, पहला कारण तो है कि साइमन कमीशन नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन।
जिसमें 7 सदस्य थे, मतलब 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे। देखिए 7 गो सदस्यीय का सम्मेलन था, हो रहा था, तो सभी जो सदस्य थे सभी अंग्रेज थे। ठीक है, यह बात भारतीयों को सही नहीं लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ, जिसमें साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगाया गया। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि बाहर हमारा देश है, हमारा देश का भविष्य दूसरा कोई देखेगा, इसलिए लोग नाराज हो कि हमनी के कम से कम 11 को तो सदस्य ओकरा में होना चाहिए। ऐसा बात नहीं था, ऐसा बात नहीं है कि मैंने यहाँ भारत में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा बहुत था, तो इसलिए ये नाराज हो गया और कहे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा दिए बम्बई में। ठीक है, दूसरा का कारण था नेहरू रिपोर्ट। अब ये क्या है देखिए, तो नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग की, यानी कि लोकतंत्र की मांग किया कि भैया हमने के स्वराज प्राप्ति माने कर दीजिए, मतलब स्वराज दे दीजिए, एक बाद आप काम करिए, तो मांग किया, लेकिन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। इस सब कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहाँ से होगा, तो नहीं होता, इसीलिए भी मतलब कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अब देखिए अगला बात कर जाए तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव तो क्या था। देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया तो भारत पर भारत की जो अर्थव्यवस्था था बहुत प्रभाव पड़ा और महंगाई एकदम समझ के बहुत दिक्कत हो रहा था। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था, किसान तो बेचारा का पहले ही से गरीबी की मार झेल रहा था, और साथ ही इतना ही नहीं, साथ ही साथ पूंजीपतियों का भी हालत क्या हो गया था, खराब हो गया था। इसलिए सब कोई अब सोचे कि अब तो आंदोलन करना ही होगा। अब देखिए अगला है क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार। अब हुआ क्या था कि मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस ने आंदोलन को और उग्र बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर छापा मारा गया और जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे, जिनको मास्टर दा कहा जाता था। जैसे हुआ क्या ना, अब लोगों का मतलब एकजुट हो गए और कहे कि नहीं अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए मतलब एक जगह एक गाँव था, वहीं पे इन लोग शस्त्र रखते थे, ठीक है, गोली बारूद ये सब रखते थे, तो सोचे कि इसको अटैक कर देते हैं, सब लूट लेते हैं, तो उसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता था। और अगला है, लास्ट है पूर्ण स्वराज की मांग। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को कहा कि रावी नदी पर तिरंगा झंडा को फहरा दिया गया। कहा कि अब हम लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया गया। बाद में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया था। जैसे 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया कि अब हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन यही पूरा बढ़िया से स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इसीलिए भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। चौथा, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। क्योंकि भारत में जो बहुत सारे आंदोलन हुए, तो आखिर मजदूर आंदोलन का विकास कैसे हुआ, तो इसको समझते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद होने से भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूरों में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, ठीक है। जैसे देखिए यूरोप में जब राष्ट्रवाद हुआ था, तो उसी से प्रेरित होकर के भारत में क्या किए, माने राष्ट्रवाद की भावना जागा। और सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों का यूनियन के गठन करने की बात कही। इसी बीच 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में
प्लेग नामक बीमारी फैलने से मजदूर काम छोड़कर भागने लगे, जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने वेतन बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुई वैसे ही फिर से वेतन को कम कर दिया गया, जिससे मजदूर संतुष्ट नहीं थे। ये बात अभी तुरंत ही आप लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो वही बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने मिल मालिकों से बात किए, जिससे मजदूरों को 35% बात किया कि नहीं आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है, बोनस तो देना पड़ेगा, भले ही पूरा मत दीजिए लेकिन 35% बोनस मिलना तय हुआ। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया, जिसे हम लोग AITUC के नाम से जानते हैं, AITUC कहा जाता है। आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1920 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र के तहत लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। इसी का परिणाम था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों का भरपूर सहयोग मिला। जैसे देखिए यहाँ पे जब हुआ क्या कि महामारी फैल गया था, तो महामारी फैलने से क्या हुआ था कि पहले तो वेतन बढ़ाया और फिर वेतन को फिर से उतना ही घटा दिया गया। तो इस हिसाब से ऐसे करते करते मजदूर भी एकजुट हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भरपूर सहयोग दिया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान क्या है। तो गांधी जी का तो योगदान इतना है कि मतलब कहा नहीं जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन है। मुख्य रूप से भारत की आज़ादी दिलाने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने गरीबों दलितों के लिए बहुत कुछ किए। इनका मूल मंत्र सत्य और अहिंसा था। इन्हीं मंत्रों के बदौलत अंग्रेजों के चंगुल से भारत को आज़ाद कराया। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार से है। समझिए बहुते कुछ किए हैं, तब वो हम कहने से तो कहागा नहीं, लेकिन हम समझ लेते हैं। तो सत्याग्रह आंदोलन सत्य की राहों पर आग्रह करके बिहार के चंपारण में आंदोलन हुआ था, जिसे सत्याग्रह आंदोलन कहा गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। इसी आंदोलन का परिणाम था कि तिनकठिया व्यवस्था का हो गया था। तिनकठिया व्यवस्था से किसानों को छुटकारा मिला था। अब लखनऊ समझौता के बारे में समझ लेते हैं। तो गांधी जी भली भांति जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के नेतृत्व में दोनों दल, गरम दल एवं नरम दल के बीच 1916 ईस्वी में एक समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं, क्योंकि यह समझौता लखनऊ में हुआ था, इसलिए लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। अगला देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है भाई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्र से सरकार की बातें को नहीं मानना होता है। ब्रिटिश सरकार के अत्याचार को देखते हुए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सभी वर्गों का भरपूर सहयोग मिला। अब अगला है कि गांधी इरविन पैक्ट, जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ब्रिटिश सरकार घबरा गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो एकदम सरकार को लगा कि अरे वाह, ये कैसे होगा। तो और बड़ी ही चालाकी से गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने समझौता के लिए तैयार कर लिया। अंततः मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं इरविन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ। इसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की रवैया को देखते हुए गांधी जी को लगने लगा, जैसे हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत तो बहुत बढ़िया सहयोग किया था लड़ने में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब क्या हुआ ना कि ब्रिटिश सरकार को रवैया यानी कि देख रहा था कि हम कहे थे कि बहुत कुछ करेंगे भारत के लिए, कुछ कर नहीं रहे थे। तो गांधी जी को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़वाना ही पड़ेगा, और इसी बीच करो या मरो का नारा दिया गया कि अब चाहे करिए चाहे मरिए, कुछ तो करना होगा।
अब हम लोग देखने वाले हैं इस पाठ का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे समझते हैं हम। वामपंथी जो शब्द है उसका प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, जिसका अर्थ होता है कि सरकार का विरोध करना, यानी कि जो सरकार है उसका विरोध करेंगे तो उसको हम वामपंथी कहेंगे। वामपंथ जो है समाजवाद एवं साम्यवाद का पर्यायवाची है। अब तक बहुत सारे आंदोलन हो चुका था, अब तक भारत में बहुत सारे आंदोलन हो चुके थे, जिसमें कुछ आंदोलन सफल भी हुआ था। यही सब देखते हुए बम्बई, कलकत्ता, लाहौर जैसे बड़े शहरों में साम्यवादी सभाएं आयोजित होने लगी। इनका प्रचार प्रसार बढ़ रहा था और 1920 ईस्वी में मानवेंद्रनाथ रॉय, यानी कि इनको MNR कहा जाता है, ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दिया। लेकिन फिर भी लोग छिप कर काम कर रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का तो गठन किए मानवेंद्र राय ने, लेकिन फिर भी अभी लोग उतना बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा था। इसी बीच असहयोग आंदोलन हुआ, जिससे प्रचार करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। ब्रिटिश सरकार इन सब को रोकने के लिए पेशावर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र जैसे केस के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया तब राष्ट्रवादी साम्यवादी कहे जाने लगे। जब मुकदमा चलाया गया तो राष्ट्रवादी जो लोग थे उनको अब कौची कहने जाने लगा, साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। पूरी तरह से दिसंबर 1925 ईस्वी में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। देखिए 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था, लेकिन फिर भी लोग खुल के काम नहीं कर रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ, जो एकदम पूरा तरह से हो गया। स्थिति में अब काफी सुधार हुआ था, इसलिए इंग्लैंड के साम्यवादी दल भी इस पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। तो इस हिसाब से अब ऐसे करते करते हम इस पार्ट का जितना भी आंसर क्वेश्चन था उसका उत्तर मिल चुका है। तो अगर आप सोचते होंगे कि आप PDF लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो